नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी का करेंगे दौरा। 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित। हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करने पर दिया जोर। कहा विज्ञान और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों पर, साथ ही बढ़ रहा है जैविक खेती का रकबा। बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत 32 परियोजनाओं में कुल 467 पाइप पेयजल योजनाओं पर दिन रात काम जारी। योगी सरकार की पहल से हर घर नल योजना के तहत बुंदेलखंड के 12 लाख से ज्यादा घरों में शुद्ध पानी की आपूर्ति होगी सुनिश्चित। क्षेत्र के 7 जिलों की 2600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ। और कौशल विकास मंत्रालय ने नागालैंड के 4000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में की परियोजना की शुरुआत। बेंत और बांस कारीगरों को होगा फायदा। 4000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल बढ़ाना है परियोजना का लक्ष्य। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री जिन 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, एक पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र की मजबूती सरकार का प्रमुख ध्येय है, जिससे दुनिया में भारत की ताकत व मजबूती और बढ़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ऑयल पाम मिशन खाद्य तेलों की आयात निर्भरता कम करेगा व खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार हर कदम पर राज्यों के साथ खड़ी है। तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। कोविड-19 में देश दुनिया की अर्थव्यवस्था थम गई थी, लेकिन कृषि का पहिया चलता रहा। किसान परिश्रम करते रहे, सरकार भी मदद करती रही। आज हैदराबाद में ऑयल पाम समिट का आयोजन हुआ। ये बहुत ही सफल आयोजन है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑयल पाम के रकबे को बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। और इससे पहले हम लोगों ने गुवाहाटी में भी नॉर्थ ईस्ट की कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी बहुत सफल रही। और आज आंध्रा, तेलंगाना और ये अपना गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, इन सब राज्यों के लिए आज यहाँ कॉन्फ्रेंस थी। सभी लोग आए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में भी ऑयल पाम तेजी के साथ बढ़ेगा। तो मैंने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी माटी मुक्त हो, इसकी चर्चा खेती विज्ञान और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ चल रही है। इसीलिए जैविक खेती का रकबा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। निर्भरता हमारी फर्टिलाइजर पर भी है। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं वर्तमान में खेती का परिवेश भारत में इतना व्यापक है कि किसी भी एक विधा पर लंबे समय तक चलना और उस पर निर्भर रहना यह हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी माटी मुक्त हो, इसकी चर्चा खेती के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में
सब जगह बहुत तेजी के साथ चल रही है और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये रकबा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तेलंगाना, आंध्रा इस क्षेत्र में भी काफी इस दिशा में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। आप सबके ध्यान में है और तेलंगाना और आंध्रा का यह क्षेत्र तो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं है लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इन नियमों के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के भीतर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इनका अनुपालन करना होगा। ई कॉमर्स के जरिए सीधे बिक्री कर रही कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहुस्तरीय बिक्री के लिए नए सदस्यों की श्रृंखला बनाने को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार को प्रत्यक्ष विक्रय और इनसे जुड़ी कंपनियों की गतिविधियों के निरीक्षण या निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना होगा। प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा बेची गई वस्तु या सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के प्रति इन कंपनियों की जवाबदेही होगी। नए नियमों से उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण में मदद मिलेगी। और कौशल विकास मंत्रालय ने नागालैंड के 4000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक परियोजना की शुरुआत की है। मंत्रालय ने पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता के तहत पारंपरिक हस्तशिल्प में उत्पादकता और प्रमाणन को बढ़ाने के लिए इन बेंत और बांस कारीगरों के लिए परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को पारंपरिक हस्तशिल्प में उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है। परियोजना का लक्ष्य 4000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल बढ़ाना है। और बुंदेलखंड के लोगों को जल्द ही घरों में पानी मिलने जा रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार की हर घर नल योजना के तहत घरों में पानी का कनेक्शन देने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर दिन रात काम जारी है। यह योजना एक इलाके की तस्वीर बदल कर रख देगी। पेश है बुंदेलखंड के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के गांव में पानी पहुंचाने के भागीरथी प्रयास को मोदी और योगी सरकार ने धरातल पर उतार दिया है। पहले की सरकारों ने सिर्फ वायदा किया लेकिन उस वायदे पर कभी खरे नहीं उतरे। लेकिन अब बुंदेलखंड के गांवों में पाइपलाइन के जरिए वाटर सप्लाई कुछ ही समय में पूरी तरह शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना के तहत बुंदेलखंड के गाँवों तक पानी सप्लाई के लिए मेन लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका था जहां पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही उनके घरों पर पानी पहुंचेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, पानी बहुत अच्छा रहेगा। दूर से पानी लाना पड़ता था और बीमारी से बचेंगे और घर घर पानी मिलेगा। मुश्किलें आती थी कि हेड पंप गांव के बाहर थे, लाइन लगा के आदमी लोग पानी भरते हैं। उसके बाद जब पानी आ जाएगा तो बहुत सारी मुसीबत हल हो जाएगी। पहले महिलाओं को हेडपंपों में पानी लेने जाना पड़ता था। अब महिलाएं हेडपंप में जैसे नहीं पानी लेंगी तो घर में अपने कपड़े धो लेंगी, घर में ही नहा लेंगी। ये सब सारी सुविधाएं हो जाएंगी। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को उठानी पड़ती थी। घर के काम के लिए घंटों सफर तय कर पानी लाना पड़ता था। लेकिन अब जब से पाइपलाइन पड़नी शुरू हुई है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब वहाँ से लेकर आते थे तो थक जाते थे यहाँ ले आने पर, अब यहाँ घर पर आ जाएगा तो अच्छा है, काम जल्दी हो जाएगा और जल्दी रेत जाएंगे। पैदल जाती थी, कसाड़ी सिर पर रख लाती थी। अच्छा, कितना पानी होता था उस कसाड़ी में? 7 किलो 8 किलो। कितने चक्कर लगते थे? 5 4, 2 बार इस टाइम सुबह टाइम, 2 बार शाम टाइम। और घर पे आ जाएगा तब पानी ठीक रहेगा, काम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत 32 परियोजनाओं में कुल 467 पाइप पेयजल योजनाओं पर दिन रात काम चल रहा है। हर घर नल योजना के तहत बुंदेलखंड के 12 लाख से ज्यादा घरों में शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाएगी। झांसी, महोबा समेत बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। तेजी के साथ गांव-गांव पानी की लाइन बिछाई जा रही है। पानी की टंकियों का काम पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की 2600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा।
इस इलाके के बारे में एक कहावत थी, अभी है नहीं, कि पाठा का पानी गजब कर जाए, गगरी ना टूटे, खसम मर जाए। यानी कि यहाँ पानी को मृत्यु से ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत थी कि ये लोग अपने गले की प्यास बुझाने के लिए अपने शरीर का पसीना बहाते थे। लेकिन अब इनके घरों में पानी पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है। तमाम जो लाइनें वो बिछा दी गई हैं। जल्द ही पाटा के लोगों तक, घर तक पानी पहुंचेगा, जो इनकी तमाम मुश्किलों को हमेशा के लिए दूर करेगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, महोबा। और अब बात करते हैं मौसम के उतार चढ़ाव की। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, ऐसे में कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में भी शीतलहर की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के कुछ राज्यों को नए साल का स्वागत अत्यधिक ठंड के साथ करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 1 और 2 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हिमनगरी मनुस्यारी हिमपात हुआ है। रात से जारी बर्फबारी की वजह से 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ताजा बर्फ देखने आ रहे सैलानियों में खुशी का माहौल भी है। जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रशासन के मुताबिक हिमपात के रुकते ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। देश में गुड़ को 3000 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ के खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह, जिंक और कुछ मात्रा तांबे की भी होती है। इसलिए गुड़ को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसकी कोल्हू में पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ तैयार होता है। चीनी मिलें तो गन्ने से शक्कर बनाती है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, जो आज भी पारंपरिक तरीकों से ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुड़ का उत्पादन होता है। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कोल्हू है, जिन्हें क्रेशर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में करीब 3500 क्रेशर है। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, डीएसआर, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। गुड़ के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गुड़ का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,900 रुपए। 28 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,900 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,150 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 10 रुपए बढ़कर 3,160 रुपए हो गया। यहीं की फतेहपुर मंडी में गुड़ की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 27 दिसंबर को गुड़ का भाव रहा 3,570 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 5 रुपए टूटकर 3,565 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। 27 दिसंबर को यहाँ गुड़ का भाव रहा 3,170 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 20 रुपए गिरकर 3,150 रुपए पर आ गया। देश में इन दिनों बाजरे की बुआई चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है।
चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 12000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुआई 8000 हेक्टेयर ही रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 27 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1805 रुपए। 28 दिसंबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 1750 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1644 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को 17 रुपए बढ़कर 1661 रुपए पर पहुँच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बाजरे की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1650 रुपए हो गया, जबकि 27 दिसंबर को यहाँ इसका भाव था 1630 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही बबराला मंडी में बाजरे का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 27 दिसंबर को इसका भाव रहा 1000 रुपए, जो कि 28 दिसंबर को भी 1000 रुपए पर टिका रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2150 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। केरल के किसान इस समय धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ नारियल के बागों में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहीं काली मिर्च के बागों में सिंचाई करें और केले के पौध लगाने का काम जारी रखें। उत्तरी केरल में इस समय धान और सब्जियों के अलावा नारियल, सुपारी और केले के बागों में भी सिंचाई करें। वहीं केरल के ऊपरी इलाके के किसान अदरक की खुदाई कर लें। केरल के मध्यवर्ती हिस्सों में सब्जियों को रोगों से बचाएं। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय कपास की चुनाई करते रहे। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई मुख्य खेत में कर सकते हैं। यही काबुली चना और राम तिल की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तटीय कर्नाटक के किसान मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में इस समय धान और रागी की कटाई और सुखाने का काम पूरा कर लें। यही अरहर और मक्के की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई कर लें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय सेम, सूरजमुखी, लोबिया और चने की बुआई कर सकते हैं। यही समय हल्दी, अदरक और इलायची में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। वहीं तेलंगाना में इस समय मौसम ठंडा रह सकता है। ऐसे में धान को बचाने के लिए नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढकें। इसके साथ ही नर्सरी में शाम को सिंचाई करें और सुबह पानी को बाहर निकाल दें। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। खास खबर में देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 781 मामले आए सामने। 241 लोग संक्रमण को मात देकर हुए स्वस्थ। देश में अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले आए हैं सामने।
देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,347 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ। देश में रिकवरी रेट हुआ 98.40%। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.68%, तो दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.79%। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 143 करोड़ से अधिक टीकों की दी जा चुकी है खुराक। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,61,000 से अधिक लगाए गए हैं टीके। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद। अब दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित। दिल्ली मेट्रो और बसें भी बैठने की 50% क्षमता से चलेंगी और इनमें खड़े होकर नहीं की जा सकेगी यात्रा। उत्तराखंड में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बचाव एवं सुरक्षा हेतु विशेष कदम उठाए जाने के निर्देश। सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, पर्याप्त क्लिनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का हुक्म। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद लिया। उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी जमानत राशि। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को उस अध्यादेश को वापस ले लिया था जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग 4 दिसंबर को की थी पंचायत चुनाव की घोषणा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पूर्ण दल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कर रहा है समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग की लखनऊ में डीजीपी राज्य के गृह मंत्रालय के अधिकारियों और व्यय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। आयोग ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की थी बातचीत। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।